हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लैंड लॉ में यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के अंतर्गत डिलीवरी या पोजीशन ऑफ चक्स पर चर्चा करेंगे। चकों के कब्जे का परिधान। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चकबंदी का उद्देश्य विभिन्न जोतदारों की अलग अलग जगह पर बिखरी हुई भूमियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना ताकि उनकी जोतें एक जगह पर हो सकें और उन पर खेती करना और भी कन्वीनियंट हो सके। तो जब चकबंदी की जाती है तो चकबंदी में जोतों को एक जगह कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न जोतदारों के मध्य जोतों की अदला बदली हो जाती है। अगर ए के बगल ए के पड़ोसी का खेत था तो वो एक जगह पे कर दिया जाएगा, तो ए के पड़ोसी का खेत ए को मिल जाएगा और उसको किसी और जगह पर जो उसकी और जोतें होंगी वहां पे खेत मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन प्लाट्स की चकबंदी करने के बाद नंबरिंग कर दी जाती है और नए सिरे से विभाजन किया जाता है। तो जिन जोतदारों की जितनी भूमियां होती हैं वो जो अलग अलग जगह पर बिखरी हुई हैं उनका वैल्यूएशन करने के पश्चात उनको एक जगह पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न जोतों की अदला बदली हो जाती है। जो अभी किसी की जोत थी वो किसी अन्य व्यक्ति की जोत हो जाती है। तो सेक्शन 28 जो है इन्हीं जोतों के कब्जे के परिधान की बात करती है कि कैसे उनको कब्जा दिया जाएगा, नए सिरे से कैसे कब्जा दिया जाएगा। तो सेक्शन 28 ये बताता है कि जब कंसोलिडेशन स्कीम फाइनल हो जाती, जब फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार हो जाती है तो फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम के तैयार होने के बाद उसके इन्फोर्समेंट के 6 मंथ्स के भीतर कोई टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमिटी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देगी और उसके एप्लीकेशन के पश्चात या अगर वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट की गई है तो विदाउट एप्लीकेशन इस 6 मंथ्स के पीरियड के भीतर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर किसी टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमिटी या स्टेट गवर्नमेंट को जो चक अलॉट किया गया है उसका एक्चुअल फिजिकल पोजेशन डिलीवर करेगा। ये कहता है सेक्शन 28 का क्लास 1। तो इसका मतलब ये है कि जो चक किसी टेन्योर होल्डर को अलॉट किया गया है या लैंड मैनेजमेंट कमिटी को अलॉट किया गया है तो फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम के इन्फोर्स होने के पहले के 6 महीने के भीतर अगर कब्जा टेन्योर होल्डर और लैंड मैनेजमेंट कमिटी है तो उसको असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देना होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई चेक अलॉट हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट को बिना एप्लीकेशन के ही ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस जो टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमिटी या स्टेट गवर्नमेंट को जो चेक अलॉट हुआ है उसका एक्चुअल फिजिकल पोजेशन डिलीवर करे, उसका वास्तविक भौतिक कब्जे का परिधान करे। और इस कब्जे के परिधान करने के लिए एसीओ हैज पावर, एसीओ मींस असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर has power of civil court in execution of a decree for delivery of possession of immovable property including power of contempt। और ये जो कब्जे का परिधान करना है, पोजेशन की जो डिलीवरी करनी है, इस डिलीवरी को इन्फोर्स करने के पर्पज के लिए असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को वो सारी पावर्स होंगी जो कि सिविल कोर्ट को किसी इमोबाइल प्रॉपर्टी के पोजेशन को डिलीवर करने के लिए जो डिक्री है उसके इन्फोर्समेंट के लिए जो पावर्स सिविल कोर्ट को दी गई हैं वो सारी पावर्स असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास होती हैं। और यहाँ तक कि अगर उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो सिविल कोर्ट की जो कंटेम्प्ट की पावर होती है वो भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास होती है। अगर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के ऑर्डर्स को कोई ओबे नहीं करता है तो ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट प्रोसीजिंग भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन है अंडर सेक्शन 28। इस पे 2013 में 60 नोट पूछा गया था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और 2016 में एक फुल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट में जो चेक्स की डिलीवरी है उसके रिलेशन में क्या प्रोविजन है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये भी पूछा गया था, एक फुल क्वेश्चन। तो सेक्शन 28 का क्लास 1 जो है
वो प्रोसीजर बता देता है। इसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सेक्शन 28 के क्लास 1 में दो प्रोविजो हैं। तो सेक्शन 28 के क्लास 1 का पहला प्रोविजो ये कहता है, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड प्रीवियस ओनर हैज राइट टू गैदर क्रॉप्स। मतलब ये जो सेक्शन 28 क्लास 1 का प्रोविजो है, ये उसका जिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो सेक्शन 28 के क्लास 1 का पहला प्रोविजो ये कहता है कि अगर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ने कोई अदरवाइज ऑर्डर नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रीवियस ओनर है उन प्लाट्स का, जैसे प्लाट्स जो बिखरे हुए थे उनको जब एक जगह किया जाता है, तो जो आज ए का प्लाट है वो बी को मिल सकता है, बी का जो प्लाट है सी को मिल सकता है। तो ये प्रोविजो ये कहता है कि जब प्लाट्स अलॉट किए जाते हैं, अगर उस समय उस पर किसी व्यक्ति ने खेती की हुई है और उसकी क्रॉप्स उस पर हैं, उस पर उसकी फसल है, तो जिसका पहले वो प्लाट था उससे ट्रांसफर करके दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गया, तो ओरिजिनली जिसका वो प्लाट था, प्लाट तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर के समय उस पर जो फसल होगी उस फसल को काटने का और उसको कलेक्ट करने का अधिकार उस व्यक्ति को होगा जिसका प्लाट वो चकबंदी से पहले था। अगर उसने चकबंदी से पहले, ये जो फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम है, इसके इन्फोर्समेंट से पहले अगर उसने उस पर कोई खेती की थी और फसल खड़ी है, तो इस फसल को इकट्ठा करने का अधिकार इस व्यक्ति के पास होगा जिसका पहले उस ट्रांसफर से पहले वो प्लाट हुआ करता था। प्रोविजो 2 ये कहता है कि ये जो व्यक्ति जिसको बाद में प्लाट अलॉट किया जाता है, जिसका कब्जा हो जाता है, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उस व्यक्ति को उस प्लाट पर आने दे। ठीक, तो ये जो पहला वाला होगा उसको उस प्लाट से अपनी क्रॉप कलेक्ट करने के लिए आने जाने का राइट होगा, लेकिन अगर इस क्रॉप को कलेक्ट करने में टाइम लगता है या कुछ और भी रीजंस हैं, तो अगर रीजंस रिकॉर्ड किए जाने वाले ग्राउंड्स पे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर इस प्रीवियस ओनर को ये ऑर्डर दे सकता है कि ये जो सब्सिक्वेंटली जिसको ट्रांसफर हुआ है फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम के अंतर्गत जिसको प्लाट ट्रांसफर किया गया है, उसको कंपनसेशन पे करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। मतलब जिसका पहले से वो प्लाट था, जिसको क्रॉप को कलेक्ट करने का अधिकार है, उस व्यक्ति से ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर उसको ये आदेश दे सकता है कि जिसको प्लाट बाद में अलॉट हुआ है उसको आप कुछ कंपनसेट करिए, और इसको कंपनसेट करने के पीछे जो रीजंस होंगे वो भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा। रीजन ये हो सकता है कि अगर क्रॉप खड़ी है तो ये दूसरा व्यक्ति उस पर तब तक उसको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, तो ये जो टाइम गैप है इसके लिए कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है जिसको सब्सिक्वेंटली वो प्लाट अलॉट हुए हैं। सेक्शन 28 का क्लास 2 ये कहता है कि अगर इस 6 मंथ्स के भीतर टेन्योर होल्डर द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पर या लैंड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विदाउट एप्लीकेशन भी, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो लैंड अलॉट की गई है उसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट को फिजिकल पोजेशन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती है, और कोई प्राइवेट पर्सन है, टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो अगर 6 मंथ के भीतर इस टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमेटी को एप्लीकेशन देने पर या स्टेट गवर्नमेंट को विदाउट एप्लीकेशन ही किसी उसको जो अलॉटेड चेक है उसका एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं डिलीवर किया जाता है, तो इस 6 मंथ्स के पीरियड के बीत जाने के बाद ये जो टेन्योर होल्डर या लैंड मैनेजमेंट कमेटी है या स्टेट गवर्नमेंट है, इसको ये मान लिया जाएगा कि उसको उस अलॉटेड चेक का एक्चुअल फिजिकल पोजेशन डिलीवर हो चुका है। मतलब ये 6 मंथ बीत जाने के बाद टेन्योर होल्डर, लैंड मैनेजमेंट कमेटी या स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी मामला होगा उसको उनको अलॉटेड चेक्स के डीम्ड पोजेशन में माना जाएगा अगर इस समयावधि के भीतर उनको एक्चुअल पोजेशन नहीं डिलीवर कर दिया गया है। तो ये है सेक्शन 28 जो कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ चेक्स की बात करता है कंसोलिडेशन स्कीम के इन्फोर्स होने के बाद, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करता है। तो ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।